आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। और यह वीडियो कार्य, ऊर्जा और शक्ति टॉपिक का थर्ड वीडियो है। इसके बाद 1 से 2 क्लास में ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग MCQs भी करेंगे। और अगर आप इस टॉपिक से इतना सारा चीज़ पढ़ाई कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन आ रहा होगा वहाँ आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अभी सिविलियंस चैनल में जितने भी क्लासेस चल रही है, जितने भी सब्जेक्ट्स के, ये सभी JPSC CSC को ध्यान में रख के अपलोड की जा रही है। लेकिन अगर आप JPSC CSC के इतर भी कोई दूसरे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो वहाँ पे भी ये सभी क्लासेस आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आप लोग को साइंस में NCERT, प्योर NCERT अगर आपको पढ़ना है पेज बाय पेज, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो उसके लिए भी एक अलग से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ जो है टॉपिक में ही है आपका, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। और पिछले प्रीवियस क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे और फिर हम लोग इस क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्य करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है और बल का मात्रक होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का एक्सप्लेनेशन आपको पिछले क्लास में दे दिया जा चुका है। तो सिंपली यहाँ पे ये समझेंगे कि 100 ग्राम के कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप हाथ में उठा करके रखते हैं और 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट आपके हाथ में आपको जितना भारी लगता है वही 1 न्यूटन का बल होता है। और ये चीज़ कहाँ से कैलकुलेट किए थे तो आप इसको प्रीवियस वीडियो में आराम से जाके देख सकते हैं। कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगे और उसका कुछ विस्थापन हो तो हम लोग कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, तो ये आपका फॉर्मूला में ही क्लियर हो जाएगा, W = F × S। तो F क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये आपका 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए कि आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को हथेली से उठा करके, 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है आपके हाथ पे कितना भार लगाएगा, 1 न्यूटन का। और आपको 1 न्यूटन का बल चाहिए होगा इसको ऊपर उठा के रखने के लिए। तो आप मान के चलिए कि 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और कितना ऊपर उठा के ले जा रहे हैं इसको, 1 मीटर। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर ऊंचाई तक ले जाते हैं उठा के, तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। इसी प्रकार से शक्ति है, शक्ति को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं। तो ये क्या होता है, कार्य करने की दर। और इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। SI यूनिट की बात करें तो ये वॉट होता है। तो 1 वॉट बराबर क्या होता है, वॉट को हम लोग W से सूचित करते हैं, वाट को, और हिंदी में ऐसा लिखते हैं वाट। तो यहाँ पे कार्य करने की दर है तो कार्य बटा समय। कार्य मतलब क्या, किया गया कार्य, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, अभी ऊपर में देखें। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, ये आपका कार्य का SI मात्रक हुआ। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग 1 न्यूटन क्या होता है उसको समझे, 1 जूल बराबर क्या होता है इसको भी समझे, उसी तरह से अब बारी है 1 वॉट को समझने का। क्योंकि हम लोग डेफिनेशन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये चीज़ पता ही नहीं चलता कि आखिर 1 न्यूटन कितना बल है, मतलब रियल फीलिंग नहीं आता है। तो ये चीज़ हम लोग क्लास 1 में भी देखे थे, क्लास 2 में भी देखे थे, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं वहाँ। फिर 1 जूल को भी समझे। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, जितना भारी होता है 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट वही है 1 न्यूटन। 1 जूल क्या है, वही आप 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको 1 मीटर ऊपर उठाते हैं अपने हाथ से, तो आपके द्वारा जितना भी कार्य किया गया है वही 1 जूल के बराबर है। अब 1 वॉट क्या है, अब ये समझिए, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, इसको आप उठाते हैं कितना तक, 1 मीटर ऊंचाई तक। और ये करने में आपको समय कितना लगता है, मान लीजिए कि 1 सेकंड का समय लगता है। तो हम लोग कहेंगे कि आपके द्वारा जो शक्ति है, मतलब आपकी जो शक्ति है वो कितनी की है,
1 वाट की है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट को उठा के रखे हैं तो आप 100 न्यूटन का बल लग रहा है, और अगर आप 1 मीटर तक उठा के ले जाते हैं तो आपके द्वारा कार्य किया गया 1 जूल। और ये कार्य करने में अगर आप 1 सेकंड का समय लेते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है, इसमें जो आपके द्वारा शक्ति लगाया गया वो 1 वाट का था। और ये ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी और ऊर्जा का दोनों का मात्रक जूल ही होता है। आप जितना ज़्यादा कार्य कर सकते हैं हम लोग ये समझेंगे कि आपके पास ज़्यादा ऊर्जा है। आप अगर कम कार्य कर सकते हैं तो हम लोग ये समझेंगे कि आपके पास ऊर्जा क्या है, कम है। और अगर आप जल्दी जल्दी कार्य कर सकते हैं तो हम ये समझेंगे कि आपके पास शक्ति ज़्यादा है। आप अगर लेट कार्य कर रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि आपके पास शक्ति कम है। तो इसका जो रियल मीनिंग है कार्य, ऊर्जा और शक्ति का, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग पहला वीडियो देखिए, फिर दूसरा वीडियो देखिए, और फिर यहाँ पे आइए 3rd वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं आप लोग तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इससे रिलेटेड तो आप लोग को फिर ये सारी कंसेप्ट वहाँ पे रिवीजन भी करवा देंगे और आपको न्यूमेरिकल के दौरान ठीक से समझ में भी आ जाएगा। लेकिन कोशिश करिए अभी थोड़ा समझने की। अब वो ज़माना नहीं रहा कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जा रहा है एसआई यूनिट कि कार्य कैसा यूनिट बताओ, या फिर ऊर्जा कैसा यूनिट बताओ, या शक्ति कैसा यूनिट बताओ। अगर क्वेश्चन बहुत इजी रहा तब तो पूछा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जेपीएससी, सीएससी या फिर एसएससी, सीजीएल टाइप के एग्ज़ाम में अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब और बीपीएससी का भी पैटर्न अब जो है बिल्कुल एनसीईआरटी जैसा होने वाला है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल। तो आप बहुत ज़्यादा सोचिएगा कि डायरेक्ट याद करके जाएंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा भी होने वाला नहीं है। अब का जो एग्ज़ाम है आपको दोनों ही करना होगा, याद करके भी बहुत कुछ रखना होगा और आपको समझ के भी बहुत कुछ रखना होगा, और दोनों को कंबाइन करके आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। मतलब आप सब कुछ करना होगा बढ़िया से, तभी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। और 6 to 12 के एनसीईआरटी में ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट और जितने भी कंसेप्ट है सब आपके इस पीडीएफ में दे दिए गए हैं। उन चीज़ों को मैं समझा भी दूंगा एक एक करके। लेकिन अगर आप लोग को अलग से साइंस एनसीईआरटी पढ़ना है प्योर वाली, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और पैरेलली आपका ये क्लास भी चलता रहेगा, ये पीडीएफ वाला, और एनसीईआरटी को हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से एक एक क्लास करके कवर करेंगे। ये 2-3 महीने का काम है, ये सब आपका आराम से हो जाएगा। जैसा होगा आप लोग बताइएगा। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वज से लेकर, मतलब मेरे परदादा भी उपयोग करते थे, मेरे दादाजी भी उपयोग किए, मेरे पिताजी भी उपयोग कर रहे हैं, और अभी हम भी जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। तो ये सभी कुछ जो है कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत हैं, मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, मतलब जो परंपरा से चलते आया है। और इसी टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, या फिर उसका दूसरा नाम है वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत मतलब जो परंपराओं से नहीं चलता आया है, अभी अभी उसका विकास हम लोग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उससे प्रदूषण कम होगा। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, सीएनजी हुआ, ये एक समय के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कुछ नए ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी या फिर उसका विकास करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आप देखिए बिजली हम लोग को 24 घंटे चाहिए। मोबाइल को चार्ज किए बिना, मतलब बिना मोबाइल के यूज़ किए आप नहीं रख सकते, तो उसको रेगुलर चार्ज भी करना होगा, मतलब आपको ऊर्जा चाहिए। आप एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज, तरह तरह के उपकरण उपयोग करते हैं, और इन सब को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और आप इमेजिन करिए कि अगर 50 साल में, यहाँ से 50 साल में कोयला ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है डेवलपमेंट और रिसर्च का काम लगातार चलता रहता है, ताकि नए नए ऊर्जा स्रोतों का विकास हो सके। जैसे अभी हम लोग सौर ऊर्जा पे काम कर रहा है हमारा देश, और सौर ऊर्जा में एक से एक रिकॉर्ड भी अब बनते जा रहे हैं, नए नए संयंत्र भी बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है। तो इनके डेवलपमेंट पे अब सरकार जो है ज़्यादा ध्यान दे रही है, ताकि कोयला,
पेट्रोलियम इस पे डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो सके। हम लोग एक टॉपिक और पढ़े थे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो जिसके तहत क्या था कि ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही उसका विनाश होता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे समझा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई कार है और ये काफ़ी स्पीड से जा रहा था, तो इसके पास क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इसके पास कोई ऊर्जा है, मान के चलिए कि 10 जूल का ऊर्जा है। और ये मान लीजिए दूसरे कोई कार से या फिर दूसरे कोई वाहन से टकरा जाता है। तो टक्कर के बाद आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो दोनों गाड़ी में थोड़ा थोड़ा डैमेज आ जाता है, तो आप डैमेज देख सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि ये डैमेज होने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसके बाद साउंड भी प्रोड्यूस होता है, टक्कर की आवाज़ भी उत्पन्न होती है। और अगर काफ़ी तेज़ हो तो हम लोग को यहाँ पे आग भी देखने को मिल सकता है, मतलब हीट भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सभी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये 10 जूल जो इसका काइनेटिक एनर्जी था, जो गतिज ऊर्जा था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डैमेज में कुछ चला गया, साउंड में कुछ चला गया और कुछ हीट में चला गया। तो इन सभी को अगर जोड़ दे, इसका ऊर्जा, इसका ऊर्जा और इसका ऊर्जा, इन तीनों को के ऊर्जा को जोड़ दे तो भी आपका आंसर जो है 10 जूल ही आएगा। मतलब पहले भी इस वाहन के पास 10 जूल का एनर्जी था और बाद में भी टोटल अगर जो जिस फॉर्म में ऊर्जा निकला या फिर रिलीज हुआ वो सभी को भी जोड़ देंगे तो आपके पास 10 जूल ही होगा। कुल मिला के देख रहे हैं कि एक ऊर्जा जो है ऊर्जा के दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ऊर्जा की क्षति नहीं हो रही है। जितना ऊर्जा पहले था उतना ही ऊर्जा अब भी है, सिर्फ ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो जा रहा है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इसी सिलसिले में हम लोग पढ़े थे, जो हम लोग को न्यूमेरिकल में काम आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण में क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा है हम लोग, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और इन्हीं दोनों के जोड़ को हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो हमेशा काइनेटिक किसी भी वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है ये हमेशा निश्चित रहेगा, मतलब ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये मान के चलिए कि फर्श है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/2 mv²। m क्या है आपका, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है वस्तु का। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, तो इसका होता है फॉर्मूला mgh। ये फार्मूला कैसे आया था इसके बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए, लेकिन एक बार आप अगर मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको साइंस जो है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप कोई भी नोट्स को ही ऐसे करके ऊपर ही देख लीजिएगा या फिर कोई बुक उठा करके भी देख लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर आपको कभी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर कहीं ऑफलाइन क्लास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक मान के चलिए ये ब्लॉक है, तो इस पोजीशन पे जब है तो यहाँ पे स्थिर है, मान के चलिए यहाँ पे तो स्थिर है इस पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, नहीं ऐसे नहीं समझिए, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग नीचे की तरफ इधर पे, और कुछ समय के बाद ये ड्रॉप होके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप किए तो जिस समय हम लोग इसको छोड़ रहे होते हैं उस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो शुरू में उसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना रहेगा, 0, और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा ये ऑब्जेक्ट तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब पहले ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और 5-10 मीटर पर सेकेंड नहीं, आप अगर g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर मानते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है ग्रेविटी का, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ता है।
तो जैसे शुरुआत में 0 था, 1 सेकंड जैसे ही हुआ इसका स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगला सेकंड जैसे ही जाएगा इसका स्पीड बढ़ के और हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगला 1 सेकंड और कवर किया, मतलब ये दूसरा सेकंड में ये हाल है, तीसरा सेकंड में ये हाल है, अब यहाँ पे हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी अगर बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगातार बढ़ेगा। ऊपर की ओर साइन का मतलब है बढ़ेगा, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब नीचे की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट तब। तो यहाँ पे आपको समझने लायक क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सबसे टॉप पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चूँकि यहाँ पे ये रेस्ट पे था, हाथ से पकड़ के रखे थे, रेस्ट पे था, तो ऊपर वाले पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ये हाइट पर है ऑब्जेक्ट, इतना हाइट पे आप यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए थे, तो ये h हाइट है, और ऑब्जेक्ट का अपना वेट है mg। मान लीजिए m मास का है तो mg और h, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे नीचे की ओर ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे जैसे नीचे की ओर ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऊंचाई क्या होगा, घटता चला जाएगा। ऊंचाई घटता चला जाएगा तो ये टोटल जो वैल्यू है ये भी डिक्रीज़ करेगा, मतलब घटेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, घटेगा। तो हम लोग दो चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फिर से देखिए, तो इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी क्या था 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 था, और पोटेंशियल एनर्जी आप मान लीजिए कि 10 जूल के बराबर था। तो मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, तो दोनों का जोड़िएगा तो ये आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जोड़ के आएगा आपका 10 जूल। फिर ये ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पोजीशन पे अगर मान लें तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए कि जैसे जैसे नीचे आ रहा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो ये हो गया 3 जूल मान के चलिए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था, 10 जूल के बराबर था, तो ये घट के अब जो है वो हो जाएगा आपका 7 जूल। जोड़ के देखेंगे तो ये हर हाल में जोड़ के 10 जूल के ही बराबर रहेगा। फिर और नीचे आएगा तो यहाँ पे मान के चलिए कि काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी और बढ़ गया, तो 7 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी और घटेगा, जितना ज़मीन के पास आएगा उतना ही घटेगा पोटेंशियल एनर्जी, तो इस बार हो गया ये 3 जूल। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 जूल के बराबर आएगा। और लास्ट में जब ज़मीन पे ड्रॉप होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल था पहले का, वो टोटल कन्वर्ट हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी में 10 जूल में। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चूँकि यहाँ पे हाइट क्या है 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इस पॉइंट पे भी अगर जोड़ के देखेंगे तो भी वो कितना आएगा, 10 जूल के ही बराबर आएगा। तो इसी से ये कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका जो वैल्यू है दोनों का जोड़ का वो बिल्कुल इक्वल हमेशा रहता है। इससे कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तापीय विद्युत संयंत्र। तो इसमें देखिए आप, जैसे एक शब्द है यहाँ पे तापीय, मतलब यहाँ पे हीट किया जाएगा, मतलब गर्म किया जाएगा कुछ चीज़ को। और विद्युत संयंत्र का मतलब ये हुआ कि इसका उपयोग, ये जो हम लोग प्लांट बनाने वाले हैं, जो उद्योग स्थापित करेंगे, इसका मुख्य काम क्या होगा, बिजली का निर्माण करना, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करना। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को बिजली ही क्यों चाहिए, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बहुत दूर तक हम लोग ले जा सकते हैं। इस ऊर्जा को, इलेक्ट्रिसिटी क्या है या फिर बिजली क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है। तो हम लोग कोयला को ढोने में या फिर कोई भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम को ढो करके बहुत दूर तक ले जाने में असुविधा होती है। या फिर ऐसा समझिए कि बिजली को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब बिजली बना है, मान के चलिए रांची में बन रहा है, तो इसका उपयोग हम लोग संथाल परगना में भी कर सकते हैं। बस हम लोग को वायर का कनेक्शन करना होगा, ट्रांसफार्मर लगाना होगा और पोल के जरिए तार को ले जाना होगा। तो यहाँ पे बिजली को, इसका रीज़न यही है कि हम लोग को बात बात पे बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि इसको एक जगह से दूसरे जगह तक ईजिली ले जाया जा सकता है एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी।
अब यहाँ पे तापीय का क्या काम है। ये दो तरह के यहाँ विद्युत संयंत्र आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक आपके तापीय विद्युत संयंत्र और एक है आपका जल विद्युत संयंत्र। तापीय वाले को बोलते हैं इंग्लिश में थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, और जल वाले को बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जब जल विद्युत संयंत्र है तो आप समझ जाइए कि जल से कुछ होगा, और जब तापीय विद्युत संयंत्र होगा तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ताप चाहिए, मतलब गर्म होगा कोई चीज़। तो सबसे पहले हम लोग जल विद्युत संयंत्र को देखिए, उसके बाद तापीय विद्युत संयंत्र को देखने से ज़्यादा आसानी पड़ेगा। और उसके भी पहले एक चीज़ और समझिए आप कि अगर मान के चलिए कि जैसे पानी है, जल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये नदी है और नदी को के बहाव को यहाँ पे देखिए डैम बना करके रोक दिया गया है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया। एक जगह पे ऊंचाई पर इकट्ठा होने के कारण, ऊंचाई क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटलेट है, तो आउटलेट कहाँ है, नीचे है, और पानी कहाँ है, ऊपर में है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। तो ऊपर में हाइट में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो ये ऊंचाई अगर ग्राउंड लेवल से अगर ले हम लोग यहाँ से, तो ये इतनी ऊंचाई पर जल को स्टोर किया गया है, तो यहाँ पे इस जल का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है मुकाबले यहाँ के। तो इससे क्या बेनिफिट होगा उसको देखिए। तो रोक दिया गया। अब नीचे पे क्या होता है, इधर पे कहीं पे पावर प्लांट स्थापित किया जाता है, मतलब टरबाइन होता है, और टरबाइन के ब्लेड में ये जल जो है नीचे की तरफ जाता है और पेन स्टोक के जरिए टरबाइन के ब्लेड्स पे गिराया जाता है। पेन स्टोक क्या होता है, तो आप लोग जनरली पाइप देखे होंगे इस तरह का, सीधा सीधा, मतलब क्या, इसका विड्थ जो है एक जैसा होता है, मोटाई जो है एक जैसा होता है। लेकिन पेन स्टोक में ऐसा नहीं है। पेन स्टोक में क्या है कि मोटाई जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप बर्नौलीज थ्योरम को बाद में कभी पढ़े तो इस जगह पे ज़्यादा मोटाई रहता है और इधर पे धीरे धीरे मोटाई घटने से क्या होगा कि पानी जब इधर निकलेगा तो ज़्यादा वेलोसिटी से निकलेगा। मतलब अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से एंटर किया था यहाँ पे, तो इधर बाहर निकलते हुए इसको 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये बाद में हम लोग कभी पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये जानेंगे कि हाँ, पेन स्टोक में क्या होगा कि पानी का जो वेलोसिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा था इसका, जल का। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे गेट्स बने होते हैं डैम में, और इन्हीं गेट्स को ओपन किया जाता है। जब ये ओपन होगा तो जल जो है नीचे की तरफ गिरना चालू होगा। तो गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। और अभी हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में देखें कि जब पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, मतलब घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो जल नीचे की तरफ फ्लो होने लगेगा, इसका स्पीड काफ़ी क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर एक चीज़ है पेन स्टोक, ये भी जल के स्पीड को और बढ़ा देता है। कुल मिला के बात ये हुआ कि जो जल वहाँ स्थिर था डैम में, वो अब काफ़ी तेज़ी से बहना चालू हुआ। अब काफ़ी तेज़ी से बहते हुए उसको गिराया जाता है कहाँ पे, तो टरबाइन में गिराया जाता है, टरबाइन के ब्लेड्स में। तो आप यहाँ पे पानी बार बार गिर रहा है। तो जैसे ही पानी टरबाइन के ब्लेड्स में गिरेगा तो ये ब्लेड क्या होता है, घूमना चालू कर देता है, मतलब रोटेट करना चालू कर देगा। अब आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत जनित्र, तो उसी का रोल यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। कि सबसे पहले क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा में। और फिर गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये रोटेट कर रहा है ये चीज़, तो ये रोटेट करना भी गतिज ऊर्जा ही होता है। तो ये गतिज ऊर्जा, और यहाँ पे भी क्या है, ये रोटेट करवा रहा है, तो ये भी गतिज ऊर्जा। पहले क्या हुआ, पानी फ्लो कर रहा था, अब क्या हुआ, पानी ब्लेड को रोटेट करवा दिया। तो रोटेटरी मोशन की वजह से भी जो एनर्जी होता है उसको भी हम लोग गतिज ऊर्जा ही बोलते हैं, क्योंकि ये भी ब्लेड के मोशन के कारण है। अब जब इसमें गतिज ऊर्जा है, घूर्णन ऊर्जा में है, तो यहाँ पे एक
विद्युत जनित्र भी होता है, जनरेटर भी, जो पावर प्लांट का ही हिस्सा होता है। विद्युत जनित्र का काम क्या है कि घूर्णन गति को, मतलब जो गतिज ऊर्जा है उसको कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। इसको हम लोग चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चुंबक या फिर चुंबकत्व जो भी नाम होगा, उस चैप्टर में हम लोग किस तरह से विद्युत मोटर काम करता है, किस तरह से विद्युत जनित्र काम करता है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि जो जनरेटर है या फिर जनित्र है वो क्या कर सकता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये सब क्या है, आपका यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आपका विद्युत निकल गया। अब इस विद्युत को पावर लाइन्स के जरिए एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है और उसका उपयोग घरों में या फिर छोटे छोटे उद्योगों में या फिर कहीं स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में किया जा सकता है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये जल विद्युत संयंत्र काम करता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि अगर ये जल डायरेक्ट इसमें गिराया जाता है तो ये देखा गया है कि इससे ब्लेड्स जो है डैमेज हो जाता है। अब आप खुद समझिए, इतना भारी भरकम पानी और इतना काफ़ी स्पीड से इन ब्लेड्स पे टकराता है, तो जिसके वजह से, हालांकि ये ब्लेड्स तो काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद देखा गया है कि इसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। और टरबाइन काफ़ी महंगे होते हैं, ऐसा नहीं कि पंखा जैसे 1200 और 1600 में खरीद के ले आते हो, ये तो इतना सस्ता आपका टरबाइन नहीं होता। भले यहाँ पे घूमने वाला पत्ती ही है लगा हुआ, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी प्रेशर को झेलना होता है इस टरबाइन के ब्लेड्स को। तो बार बार ऐसे लॉसेस हो तो इससे नुकसान होता है आर्थिक दृष्टि से देखें तो। और बिजली क्या होता है, काफ़ी महंगा। तो इसका भी वैज्ञानिकों ने एक तोड़ निकाला है कि ये पानी जो है इसको पहले बॉयलर में हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब बॉयलर में गर्म होगा तो भाप बनेगा, और हम जानते हैं भाप में भी काफ़ी एनर्जी होता है। प्रेशर कुकर में आप देखिए, जब भी सीटी बजती है तो भाप काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है। तो इसको सिर्फ पानी को बॉयल कर देने भर से काफ़ी प्रेशर क्रिएट हो जाता है भाप बनने के बाद, और वो प्रेशर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और उस काइनेटिक एनर्जी वाले भाप को जब टरबाइन में गिराया जाता है वापस से इसी प्रोसेस के जरिए, तो टरबाइन फिर घूमने लगेगा। तो टरबाइन का जो यांत्रिक ऊर्जा है फिर उसको इसी तरह से जनरेटर लगा के उसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अंतर क्या है, तो यहाँ पे जल को डायरेक्ट गिराया जाता था, और तापीय विद्युत संयंत्र में क्या है, जल को डायरेक्ट नहीं गिरा करके भाप को गिराया जाता है। और भाप बनाने के लिए क्या करना होगा, गर्म करना होगा किसको, जल को। और गर्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोयला चाहिए होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो वन लाइनर में भी निपटाया जा सकता था, फिर इसके लिए इतना कहानी बताने का क्या ज़रूरत था। तो आप लोग 7th JPSC मेंस का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, साइंस का एक क्वेश्चन यही परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से पूछा गया था। अगर आपको डिटेल में नहीं पता होगा तो आप लोग लिख नहीं सकेंगे। और ये क्लास जो है आपका JPSC CSE के को ही ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। और प्रीलिम्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेंस का भी टच देंगे, ताकि जब हम लोग मेंस को पढ़ेंगे तो उस समय ज़्यादा दिक्कत ना हो, उस समय ईजिली सब कुछ हम लोग सीख सके आसानी से। थोड़ा थोड़ा आप लोग डिटेल में भी पढ़ते चले जाएँ। तो यही वाला देखिए, ये डायग्राम में है, ये आपका जल प्रपात से गिरती हुई जल है, मतलब ऊंचाई से जल गिर रहा है कहाँ पे, टरबाइन के पंखे पर। और टरबाइन क्या हो रहा है, देखिए घूम रहा है, रोटेट कर रहा है कहाँ पे, तो अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर ये रोटेट कर रहा है। और इसी अक्ष से कनेक्ट होता है आपका जनित्र, मतलब जनरेटर। तो जनरेटर के कॉइल में क्या, इधर पे क्या होता है, मैग्नेट वगैरह रखा होता है, और इसके घूर्णन गति के कारण यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगा मैग्नेट वाला चैप्टर में, जब हम लोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तब। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जनरेटर या फिर जनित्र, या मतलब विद्युत जनित्र जो है वो क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का क्षमता रखता है, बस। और ये सब आपका मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो आप लोग समझ गए, ये इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे क्या है, आप देखिए जैव मात्रा क्या होता है उसको समझिए, फिर हम लोग लकड़ी का कोयला को समझेंगे, और फिर एक है आपका बायोगैस, इसको भी समझेंगे।
तो जैव मात्रा क्या है कि जीवों के जो अवशेष हैं, जैसे कि लकड़ी हुआ, पेड़ पौधे के अवशेष हुए, कोई भी फसल के अवशेष हो गए, या फिर गन्ने के छिलके हो गए, गाय का गोबर हो गया। तो गाय के गोबर के उपले, मतलब जिसको हम लोग झारखंड में गोईठा भी बोलते हैं, तो गाय के गोबर के उपले का उपयोग तो घरों में हुआ ही है, आप लोग सभी जानते होंगे इसको। इससे भी आग जलाया जाता है, मतलब आग खाना वाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लकड़ी का भी उपयोग होता है खाना बनाने के लिए। फसल का जो अवशेष है, मतलब मान के चलिए कि जैसे मक्का का जो फसल है उसको हटा लेने के बाद जो झाड़ी बच गया, उससे भी आग लगाया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है। गन्ने के छिलके, इसका भी उपयोग हम लोग खाना वाना बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी को जैव मात्रा कहते हैं। तो लकड़ी हो, चाहे फसल के अवशेष हो, चाहे गन्ने के छिलके हो, चाहे गाय के गोबर हो, तो इनका उपयोग अगर हम लोग ईंधन के रूप में कर रहे हैं तो इनको हम लोग जैव मात्रा के रूप में कहते हैं। और जैव मात्रा से अभी विद्युत भी उत्पादन किया जाता है या फिर जा सकता है। फिर है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला क्या है? लकड़ी में बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं कि जलवाष्प मौजूद होते हैं, तो जिसके कारण ये ठीक से जलता नहीं है। तो इसको जब एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है तो इसमें जितना भी वाटर वेपर है या फिर जो भी गैसेस इसके अंदर ट्रैप्ड है, वो सभी क्या होता है, धीरे धीरे बाहर निकलना चालू होता है। तो शुद्ध रूप से ये लकड़ी ही बचता है। फिर ये लकड़ी अगर अब जलाया जाएगा तो ये अपेक्षाकृत जो है कम धुआं देगा और अधिक इसका अधिक ऊष्मीय ऊर्जा भी देगा। मतलब कुल मिला के इसका एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह है लकड़ी का कोयला। फिर है आपका बायोगैस। बायोगैस के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, गोबर हो, चाहे फसल के कटने के बाद जो अपशिष्ट बच जाते हैं, या फिर सब्जी के छिलके वगैरह जो है, मतलब अपशिष्ट जिसको कहते हैं, तो ऐसे बहुत से जो और भी पदार्थ हैं, जैसे कि वाहित मल हो गए, ये सभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने का मतलब होता है टूट करके। टूटने का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनना। अभी जैसे कि गोबर में जो भी केमिकल फार्मूला होगा वो बड़े मॉलिक्यूल होंगे, वो अपघटित होते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वो अपेक्षाकृत छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, छोटे अणु बनते हैं। और इस कारण से जो भी गैस की प्राप्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और बायोगैस का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए कर सकते हैं या फिर बल्ब जलाने के लिए भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से इसको दैनिक भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं। अब है बायोगैस संयंत्र। अब डायग्राम में देखिए बायोगैस संयंत्र कैसा होता है। तो ये है रियल डायग्राम, और यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये बना हुआ है। यहाँ पे आपका जो भी मटेरियल होगा वो यहाँ पे ही होगा, और जितने भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो अपघटन होना होगा, मतलब जो टूटना होगा इनको, मतलब बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना है, ये सारी घटनाएं इसी चैम्बर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पे हम लोग मटेरियल जो कच्चा माल है उसको डालेंगे। तो कच्चे माल में क्या है, ये स्लरी ऑफ कैटल डंग एंड वाटर, मतलब गाय का या फिर मतलब कोई भी गाय हो, भैंस हो, उसका जो गोबर है, या फिर सब्जी के अपशिष्ट हुए, फसल के अपशिष्ट हुए, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके पानी के साथ मिक्स करके यहाँ से हम लोग डालते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। स्लरी मतलब केटल डंग प्लस वाटर मिक्स कर दिए तो वो उसका नाम कहलाएगा स्लरी। इसको हिंदी में करदम भी बोलते हैं। तो ये आ गया आपका, यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ये नीचे पूरा ये भर जाएगा। इस वाले पोर्शन को, मतलब ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, इनलेट चैम्बर। क्यों इनलेट चैम्बर? क्योंकि स्लरी को, मतलब करदम को यहीं से डाला जाता है, इस रास्ते से होकर के ये जाएगा और फिर पूरा का पूरा अच्छे से यहाँ तक फिल हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि ये है डंग एंड वाटर मिक्सचर, मतलब यहाँ पे गोबर और पानी का मिश्रण है। कुछ हद तक सब्जी के छिलके भी हो सकते हैं, आपके फसल के अपशिष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में क्या होना चाहिए, गोबर होना चाहिए और पानी होना चाहिए।
और अच्छे से मिक्स होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा आप ये संयंत्र जो देख रहे हैं ये पूरा ज़मीन के नीचे होगा। ये पूरा भाग जो देख रहे हैं ये आपका ग्राउंडेड होगा, ज़मीन के नीचे होगा। इसलिए इसको कहा जाता है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर क्यों? तो डाइजेशन इसलिए, ये डाइजेशन वाला शब्द इसलिए यहाँ पे उपयोग हुआ है क्योंकि डाइजेशन में भी क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल अपघटित होकर के छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हुआ है कि बड़े मॉलिक्यूल जो है एयर के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कन्वर्ट होकर छोटे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको भी डाइजेस्ट वाला शब्द यहाँ पे है। तो ये टैंक है जहाँ पे डाइजेशन का प्रक्रिया हो रहा है और ये ज़मीन के अंदर है, इसलिए इसका नाम है अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। फिर बीच बीच में क्या होता है, स्लैब होता है। जैसे ये वाला जगह स्लैब है, स्लैब से कवर कर देते हैं, मतलब जहाँ जहाँ लगेगा कि खाली खाली जगह है वहाँ पे क्या किया जाता है, स्लैब से कवर कर दिया जाता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि स्लरी क्या चीज़ है। तो ये गोबर और पानी का मिश्रण है जिसको इनलेट करवा दिया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है कहाँ पे, तो अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक पे। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसका नाम है फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोगैस मतलब जैव गैस का निर्माण होता है, इसलिए जैव गैस प्लांट है ये। और फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि एक ही जगह पे ये फिक्स्ड है, इसलिए फिक्स्ड है। डोम इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, गुंबद नुमा है, इसलिए इसको डोम बोला गया है। तो फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट हो गया पूरा नाम। उसके बाद ये सब जो खाली खाली जगह आप देखिए, इधर खाली जगह, यहाँ पर स्लैब से कवर कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का हवा या फिर कोई भी अलग एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर नहीं आ सके। तो बहुत सारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो स्लरी को क्या करता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, मतलब छोटे छोटे मतलब जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ निर्माण करता है गैसेस का भी, और ये गैस होता है आपका मीथेन CH4। और भी बहुत से गैस होते हैं, लेकिन सल्फ़र भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे CH4 का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये CH4 जो है आपका इस नल के ज़रिए, जिसको आउटलेट पाइप भी बोलते हैं, इसके ज़रिए ये बाहर की ओर निकाल लेते हैं। और जहाँ पे भी आपको उपयोग करना है, खाना पकाने में उपयोग करना है तो आप कर लीजिए, और भी कहीं उपयोग करना है तो आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ऊर्जा चाहिए। और फिर ये जो बच गया अवशेष ये आपका खाद का काम करता है, तो इसको फिर निकाल करके, तो ये स्लैब आप हटाइएगा, स्लैब का कवर, तो आसानी से हम लोग फिर इसको निकाल भी सकते हैं। तो निकाल करके हम लोग कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं और फिर उसको खाद के रूप में हम लोग अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए होंगे बायोगैस संयंत्र पूरा का पूरा डायग्राम आपका है और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से भी आप लोग परिचित होंगे। जब पवन जो मतलब जो हवा है वो फ्लो करती है किधर से किधर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। आखिर पवन के बनने की जो क्रिया है उसको हम लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको वो प्रक्रिया में नहीं जाना है। हम लोग को ये जानना है सिर्फ कि यहाँ हवा होता है और हवा फ्लो करती है, मतलब बहती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। तो उसके फ्लो करने से उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब गतिज ऊर्जा होगा। और अगर उसके रास्ते में हम लोग फिर से वही टरबाइन रख दें तो टरबाइन को क्या करेगा, ये घुमाना चालू कर देगा। तो इसको टरबाइन नहीं बोलते, इसको पवन चक्की बोलते हैं, क्योंकि ये पवन का चक्की है। तो ये आपका घूमना चालू हो जाएगा और फिर हम लोग जनरेटर का कनेक्शन कराएंगे। ये जब घूम रहा है तो ये कौन सा ऊर्जा है इसके पास, यांत्रिक ऊर्जा है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, जनरेटर जब लगा देंगे, मतलब विद्युत जनित्र जब लगा देंगे तो विद्युत जनित्र इसके यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, विद्युत ऊर्जा में। और फिर हम लोग विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनेक तरह के तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे आखिर कनेक्शन होता है। तो ये जिस तरह से आपका टरबाइन है, ये जिस अक्ष पे घूमता है वही अक्ष आगे जा करके विद्युत जनित्र का अक्ष बन जाता है। मतलब विद्युत जनित्र का अक्ष मतलब विद्युत जनित्र का धुरी और
जो टरबाइन का जो धुरी है ये लगभग एक ही सीध में होता है। मतलब ये टरबाइन अगर घूमेगा तो इस विद्युत जनित्र का भी धुरी घूमना चालू करेगा, और विद्युत जनित्र का धुरी घूमना चालू करेगा तो यहाँ पे इसके अंदर आपका मैग्नेट लगा रहता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान के चलिए घूर्णन गति करवाया जाए चालक को तो वहाँ से विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। इसको हम लोग जनित्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि हाँ, एक जनरेटर अगर लगा दिया जाए इस जगह पे, छोटा छोटा रहता है यहाँ पे, तो यहाँ से आराम से बिजली में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बिजली का उपयोग हम लोग पंप के द्वारा पानी उठाने में कर सकते हैं, आटा मिलों में जो पीसने के लिए जो मशीन होता है उसमें उपयोग कर सकते हैं, पंखा घुमाने के लिए कर सकते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए कर सकते हैं, तरह तरह से हम लोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोग का मेन काम क्या है, एक बार बिजली उत्पन्न कर लेना। पवन ऊर्जा फॉर्म क्या है कि जब बहुत सारे पवन चक्कियों को एक साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, इससे क्या होगा, मान के चलिए कि ये 2 वाट का ऊर्जा प्रोड्यूस किया, ये 2 वाट का, ये फिर ये 2 वाट का, ये 2 वाट का, तो कुल मिला के जोड़ जाड़ के एक अच्छा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग को देखने को मिलता है। और फिर उसका उपयोग जो है हम लोग बड़े मात्रा में कर सकते हैं। मतलब इतना सारा लगा दिए तो हो सकता है कि 5-6 गांव में बिजली की आपूर्ति ये कर देगा। तो इस तरह से ये पवन ऊर्जा फॉर्म का विकास किया जाता है। अब यहाँ पे आप जैसे पवन ऊर्जा को किस में रखिएगा, पवन ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा फॉर्म ये आ जाएगा आपका वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत या फिर नॉन कन्वेंशनल, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आएगा। क्यों? क्योंकि ये खत्म होने वाला ऊर्जा के स्रोत नहीं है। हालांकि इसका भी उपयोग काफ़ी पहले से होता आया है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट के तरफ है। मतलब इसमें भी बहुत से काम चल रहे हैं इसके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न किया जा सके ये पवन चक्कियों की मदद से। तो इसका उपयोग पहले भी होता था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कोयला वगैरह का हुआ है। तो इसलिए इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में ही रखते हैं। हालांकि ये टॉपिक से थोड़ा ऊपर पे लिखा गया है, लेकिन ये आएगा आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, ऊर्जा की मांग जो है वो बढ़ते चली गई दिन ब दिन, और जिससे हमारा जीवन शैली भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले आप इमेजिन करिए कि घर में एक टीवी, एक पंखा ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी जो है प्रत्येक रूम में पंखा है, कूलर भी आ गया, फिर एसी भी आ गया। तो अब हम लोग एसी का भी उपयोग करने लगे, तो जिसके वजह से ऊर्जा का जो डिमांड है वो डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। तो उस तरह से हम लोग को ऊर्जा के स्रोत भी चाहिए होंगे। उसका तरह तरह के कल कारखाने और उद्योग भी स्थापित किए जाने लगे। कुल मिला के हमको ऊर्जा का डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गया। ऐसे में अगर हम लोग अपने पुराने ऊर्जा के स्रोतों में निर्भर रहेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे एक न एक दिन। तो हम लोग को ऐसे ऊर्जा के स्रोत चाहिए जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करे और वो ख़त्म भी ना हो। तो वही सब को हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला क्या है, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा भी हम लोग पढ़ लिए, वो भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। अब पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, मतलब पवन में जो ऊर्जा होती है उससे जो पवन चक्की बना करके हम लोग पवन ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं बिजली में, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर आइडियल स्पीड क्या होना चाहिए विंड का, मतलब क्या हम लोग किसी भी जगह पे आंख बंद करके पवन चक्की स्थापित कर सकते हैं? तो आंसर इसका कि नहीं, कहीं पे भी हम लोग स्थापित नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पता चला कि आप ऐसे जगह पे स्थापित कर दिए जहाँ पे साल भर में जो एवरेज विंड स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड से कम है। ये चाहिए एवरेज, ये डेटा आप लोग याद रखेंगे, एवरेज विंड स्पीड, एवरेज से अच्छा है एनुअल एवरेज विंड स्पीड। मतलब कि अगर एक साल का अगर औसत निकाले प्रत्येक दिन का, तो विंड स्पीड जो है कम से कम 7 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे ही विंड मिल स्थापित करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप स्थापित तो कर देंगे ऐसे प्लांट, लेकिन जितना आपका
बाबू नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको पता चला कि 10 लाख रुपये आप खर्च किए स्थापित करने में, और आप फिर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ उसको आप जब बेचेंगे तो आपको आया 9 लाख, मतलब आपका नुकसान हो गया। तो ऐसे जगहों पर विंड टरबाइन नहीं लगाया जाता है। तो आपको सिर्फ ये डेटा याद रखना है कि हाँ 7 मीटर पर सेकेंड का मिनिमम वार्षिक विंड स्पीड होना चाहिए, और ये डेटा आपको पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये डेटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सौर ऊर्जा को जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है, तो जो प्रकाश की किरण है, विकिरण जो है, आप इसको इमेजिन करिए कि आप धूप में, मतलब बाहर पे पानी का एक टब या फिर एक बाल्टी पानी आप रख दिए, कुछ देर बाद आपके आकर के आप जब चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये पानी जो है गर्म हो गया। तो गर्म कैसे हो गया, तो सूर्य का जो प्रकाश, मतलब सूर्य की जो किरणें आई, तो ये अपने साथ कुछ ऊर्जा भी लेकर के आती है, और वो ऊर्जा इस जल में ट्रांसफ़र हो गई। तो जब ट्रांसफ़र हो गया तो इसका एनर्जी जो है वो बढ़ गया। तो सिंपल सा हमको ये समझ में आता है कि हाँ सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो विकिरण है, उसमें एनर्जी है जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। और ये ऊर्जा आता कहाँ से है, तो सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वो बना है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन में संलयन अभिक्रिया होती है, फिर जिसके कारण से काफ़ी बड़े मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये सब भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि हाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण सूर्य जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करती है, और वह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में होती है, और वो धरती में आती है। और इसका आधा भाग जो है वायुमंडल में जब गुजरती है सूर्य की प्रकाश की किरणें, तब वो वायुमंडल की अनेक परतों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जो बचा खुचा भाग है वो पृथ्वी के पृष्ठ पर, मतलब पृथ्वी के सतह तक पहुंचता है। और ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि हमारा देश जो है प्रति वर्ष, तो ये है आपका 50 करोड़ किलोवाट घंटा, तो इतना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है हमारा भारत देश। ये डेटा आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि आकाश जो है स्वच्छ है, तो ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र में प्रतिदिन जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका औसत वैल्यू 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के बीच होता है। इस डेटा को आप समझिए, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। तो किलो का मतलब होता है 1000 जूल, 1000। वाट का मतलब होता है, देखिए किलो का मतलब सिंपल होता है 1000, वाट का मतलब हुआ एक, इसको ऐसे लिखिए आप, 1 किलो गुना 1 वाट गुना 1 आवर। अब इसको समझिए, 1 किलो मतलब 1000, 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकेंड, और 1 घंटा बराबर हुआ 3600 सेकेंड। तो ये सेकेंड कैंसिल, ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर, इधर 3 और इधर 3, 6, और ये क्या हो गया जूल, इतना जूल। अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हम लोग किस में कर दिए, जूल में, जो कितना आया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर आया। तो लिख रहा है कि 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करता है, लेकिन मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना के बीच में ही रहता है। तो आप मान के चलिए 6 मान लीजिए या फिर कुछ मान लीजिए 6 किलोवाट आवर, इसको हम लोग कन्वर्ट किए अभी ऊपर में, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हुआ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में, मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कोई अगर एरिया है, तो यहाँ पे सूरज के द्वारा जो एनर्जी दी जाती है वो कितना है, तो लगभग इतना जूल के बराबर। तो ये डेटा आप लोग समझ गए होंगे। अब सौर ऊर्जा के लाभ क्या है, तो इसमें प्रदूषण नहीं होता है, और हमारे देश में प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध है, और इसमें किसी प्रकार का कॉस्ट नहीं है।
सिर्फ इसको यूज़ करने में, आप जैसे सोलर प्लांट लगाए तो उसको बनाने में आपको जो खर्च आएगा बस उतना ही। इसका व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या है? तो इसकी सीमाएं यही है, मतलब लिमिटेशंस क्या है। इसका डायरेक्ट उपयोग आप नहीं कर सकते, मतलब आपको पहले सौर पैनल लगाना होगा, सौर सेल लगाना होगा, फिर आप इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उपयोग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इसका उपयोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा बात यह है कि पूरे दिन ये एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। अगर सुबह शाम और दोपहर, रात में तो आपको मिलने वाला है नहीं, और सुबह और शाम में कम मिलेगा, सिर्फ दोपहर में आपको सोलर एनर्जी जो है ज़्यादा प्राप्त होगी। आकाश में बादल अगर रहा, मौसम ख़राब रहा, तो ऐसी स्थिति में भी सौर ऊर्जा का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ कमियां भी है। अगर इन चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक से काम करे तो सोलर एनर्जी हमारे सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त एनर्जी दे सकता है। अब ये क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो भी बाकी बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के बाद से 2 क्लास और आएगा आपका, 2 क्लास में संभवतः ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। फिर 2 क्लास में आपका MCQ भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे एक बार पूरा, तो आपको फिर और पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस नोट्स ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। और इतना अच्छा एग्ज़ाम है और इतनी अच्छी नौकरी होती है सिविल सर्विसेज की, तो थोड़ा मेहनत तो आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका पड़ोसी या फिर आपका कंपटीटर मेहनत करने के लिए तैयार है, वो तो मेहनत करेगा ही, फिर आप दुखी होते रहेंगे लाइफ टाइम। तो उससे अच्छा है कि एक बार जम के पढ़ दीजिए, उसका जो होना होगा हो जाएगा। कुछ चीज़ें किस्मत के भरोसे भी आपको छोड़ना होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और NCERT वाला क्लास अगर स्टार्ट करवाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।